ज़ंदान ज़ात फ़ातिमा नियाज़ी के कलम से माख़ूज़ किस्त नंबर 6 भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। दुबई के शहर शारजा के पोश इलाके में वाक़ई ये खूबसूरत विला था, जिसके लॉन में कई खूबसूरत दरख्त और फूल उगे हुए थे। क्यारियाँ नहायत नफ़ासत से रखी गई थीं। क्यारियों पर खूबसूरती से पेंट किया गया था। पोर्च में एक गहरे सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। पोर्च से गुजरने पर मरकजी एंट्रेंस थी, जहाँ से गुजरने के लिए खास इजाज़त दरकार थी। अंदर दाखिल होने पर सामने छोटी सी राहदरी, जिसके दोनों अतराफ में खूबसूरत गुलाबी फूलों की बेल थी। फर्श पथरीला था। राहदारी के अख्ताम पर भी खूबसूरत क्यारियां थी। राहदारी खत्म होते सामने खुला सहन था। ऊपर देखने पर सब्ज जाली लगी दिखाई देती थी। सहन में लकड़ी की कुर्सियां और मेज थी। मजीद पौधे थे। सहन गोलाई में बना था। कोने की जानिब एक सफेद रंग का इंतहाई खूबसूरत झूला लगा हुआ था। सहन के दाएं जानिब सीढ़ियां जाती थी। बाएं जानिब लिविंग रूम था। सामने जानिब एक और राहदरी थी। वो एक जादुई घर लगता था, जो अपनी सजावट से ही किसी मुनफरिद मसाज शख्सियत की रिहाइश का मालूम हो रहा था। दफतन दाएं जानिब की राहदारी से वो बैकपैक में कुछ ढूंढी बाहर की जानिब आई। सहन के पीछे पीछ आकर उसने ऊपर लगी सब्ज चारी के पार आसमान को देखा। वो दराज कद और नाजुक जिस्म की मालिक थी। भूरे बाल ऊंची पोनी में बंधे थे। सब्ज आंखें जो आज भी वही मासूमियत का अक्स लिए हुए थी। इसकी नाक में छोटी सी नथ थी। उसके कान में निचले हिस्से में छोटी बालियां थीं, जबकि ऊपर के 3 हिस्सों में स्याह पत्थर लगे टॉप्स थे। यूं लगता था जैसे इसे कानों को हर जगह से छीदने का शौक हो। वो इस वक्त बगैर मेकअप के आम हुलिये में थी। 25 साल की होकर भी वो इस वक्त किसी 18-19 साल की लड़की जितनी लग रही थी। बारिश ना हो जाए, वो बड़बड़ाई और बैग से एयरपोर्ट निकालकर कानों में ढूंसे। हाँ एलिया, मैं आ रही हूँ। तुम कहाँ हो? क्या कहा? पहुंच चुकी हो वहां? जन्नत ने चीख कर कहा। इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम अभी नहीं निकली? नहीं, जन्नत ने मुंह बनाकर कहा। तो फिर मरो जल्दी आकर यहाँ। हम कंसर्ट मिस कर देंगे, सुस्त लड़की। दूसरी तरफ से उसकी दोस्त चिल्लाकर बोली। आ रही हूं ना, कान मत फाड़ो मेरे। जन्नत ने तुनक कर कहा। फोन बंद करके बैग में डालते उसने झुककर अपने तस्मे बांधे और बाहर की जानिब दौड़ने लगी। अभी वो एंट्रेंस तक ही पहुंची थी जब बाहर खड़े मुहाफिज उसकी तरफ आए। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, जा रही हूँ। और खबरदार जो मेरा पीछा किया। वो गाड़ी की चाबी निकालती पोर्च की तरफ बढ़ी। मुहाफिज ने दीगर गार्ड्स को आंखों ही आंखों में इशारा किया। जन्नत बैकपैक फ्रंट सीट में फेंकती ड्राइविंग सीट पर आई और कार स्टार्ट करती विला से बाहर निकल आई। 15 मिनट का सफर 5 मिनट में तय करती हिटलन शारजा पहुंची। कार के रुकते ही उसके दोनों कानों से इंतहा का शोर टकराया। यकीनन कंसर्ट शुरू हो चुका था। उसके उतरते ही एलिया दौड़ती हुई उसकी जानिब आई। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। उसने कहते ही जन्नत का हाथ थामा और उसे खींचते हुए अंदर की जानिब बढ़ी। तुमने मेकअप तक नहीं किया। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही एलिया चीख पड़ी। क्या मेरी शक्ल मेकअप के बगैर इतनी खतरनाक है? जन्नत ने मुंह बनाया। एलिया उसे मुख्तलिफ रास्तों से गुजारती अंदर ले जा रही थी। वहां भीड़ थी। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक केन्स लिए अंदर की जानिब जा रहे थे। कुछ बाहर को आ रहे थे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन कम से कम ये तो सोचती कि पहले मैंने पहली रो की टिकट्स बुक करवाई हैं। अगर डिविन डेज की नज़र मुझे ज़रूरत है किसी की तवज्जो की। मेरे लिए मेरा फिर अब शुरू हो जाना तुम और तुम्हारी ये फैंटेसी। एलिया ने इसके शुरू होते ही बात खत्म की। वो मुख्तलिफ लोगों को धकेलते टिकट्स दिखाते बड़ी मुश्किल से अपनी जगह पर पहुंचे हैं। आह, कंसर्ट शुक्र कंसर्ट अभी शुरू नहीं हुआ। इसके गाने ही बजाए जा रहे हैं। एलिया चिल्लाते हुए बोली। ये अलग बात थी कि उसके चिल्लाने के बावजूद जन्नत सुन नहीं पाई। आसपास बेहंगम शोर और तेज म्यूजिक था। लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें कानों के पर्दे फाड़ रही थी। ये क्यों जंगलियों की तरह चिल्ला रही हैं? जन्नत ने मुंह बनाकर कहा। उसी पर एलिया भी जोर से चिल्लाई। जन्नत ने जोरदार कोहनी उसकी पसली पर रसी। आह, ये तुम हर वक्त हाथ क्यों चलाती हो? क्यों मारा मुझे तुमने? पागलों की तरह चिल्ला क्यों रही हो? जन्नत चिढ़कर बोली। वो पहले ही मर्जी और पसंद के खिलाफ कंसर्ट में घसीट कर लाए जाने पर तपी बैठी थी। इसे चिल्लाना नहीं, चेंटिंग कहते हैं। फैन चेंटिंग। एलिया ने मुंह बिगाड़कर पसली को सहलाते हुए कहा। ओह, डेज आ गया। एलिया की निगाह जो ही पसंदीदा गुलकार पर पड़ी वो खुशी से चीखते हुए उछलने लगी। जन्नत भी स्टेज पर नमूदार होने वाली अमरीकी गुलकार को देखने लगी, जो पालों की पोनी बनाए खूबसूरत अंदाज में ड्रेसिंग किए हाथ हिलाते हुए सामने आया था। हाय, कितना हैंडसम है ना?
مجھے یقین نہیں ہو رہا میں اسے اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں۔ ایلیا جنت کے بازو سے جھولتی خوشی سے کھل رہی تھی۔ جنت نے بیگ کھول کر اپنا کیمرہ نکال کر اسبات میں گردن ہلائی۔ ہاں، پیارا ہے لیکن میرے شیر سے زیادہ نہیں۔ جنت اس کے کان میں چیخ کر بولے اور شرارتی انداز میں مسکرا کر کیمرہ آنکھوں کے قریب لائی۔ اس کی بات پر ایلیا نے اسے ناپسندیدگی سے گھورا اور دوبارہ تالیاں بجاتے ہوئے اچھلنے لگی۔ جنت کو کنسرٹ میں اپنے مشغلے کا موقع بھی مل گیا۔ وہ ہاتھ میں اپنا جدید اور قیمتی DSLR کیمرہ پکڑے گلوکار کی تصاویر بنانے لگی۔ تم سٹائلش ہو، ہینڈسم بھی ہو، مشہور بھی ہو، لیکن کیا میرے شیر کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ وہ محبت بھرے انداز میں مسکرائے۔ کبھی نہیں۔ تم تو کیا دنیا کا کوئی مرد میرے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کیمرہ نیچے کرتی بنائی گئی تصویریں دیکھنے لگی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور پرواز کر رہا تھا۔ کمرے وسیع مگر سادگی سے سجا ہوا تھا۔ ایئر فریشنر کی دھیمی روح پر پرور خوشبو مزاج پر اچھا اثر ڈال رہی تھی۔ کمرے کے دائیں جانب ہاشر سٹول پر بیٹھا تھا۔ بیچ میں میز تھی جس پر مرغی کے گوشت والا دلیا اور پلاؤ کے ساتھ چند کباب، رائتا اور سلاد سمیت جوس کے 2 گلاس تھے۔ ہاشر اپنی پلیٹ گود میں رکھے خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ تمہارا بھائی کیسا ہے؟ کیا تم اس سے ملے؟ عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ہاشر نے سر اٹھا کر ماں کی جانب دیکھا اور چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجا کر اسبات میں گردن ہلائی۔ ہاشر بالکل ٹھیک ہے مام۔ بڑے بھائی کو تنگ تو نہیں نہ کرتے تم؟ وہ دلیے کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ان کے چہرے پر کئی جھریاں تھیں۔ پچھلے 7-8 سال سے مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار تھی۔ چند ماہ قبل ہی رپورٹس میں الزائمر کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد ہاشر نے ماں پر مزید توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ ہاشر باقاعدگی سے ماں کے پاس ملنے آتا تھا۔ ان کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتظام، کیئر ٹیکرز، باقاعدگی سے چیک اپ، سب کا خیال وہ خود رکھتا تھا۔ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے ذمہ سر عبید پر ڈال جاتا، جو آج بھی ہاشر کے لیے ایک باپ سے کم نہیں تھے۔ سر عبید بھی ہاشر سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اب بھی فراغت پانے پر وہ دونوں سر عبید کی لیبارٹری میں مختلف تجربے اور تھیوری پر کام کرتے۔ ان سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ماں کے لیے وہ غصہ، نفرت، سب ختم ہو گیا تھا۔ ایک بیٹے ہونے کا فرض وہ ایک بہترین بیٹا بن کر نبھا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک ملال تھا جو دل میں کہیں گہرائیوں میں جا کر چھپا تھا، نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ایک خوشحال خاندان کا خواب جسے کرچی ہوئے 20-22 سال ہو چکے تھے۔ وہ کرچیاں آج بھی اس کے دل میں اسی طرح گڑی ہوئی تھیں۔ خیالوں سے نکلتے اس نے ماں کی جانب دیکھا جو منتظر نگاہوں سے اس کے سامنے رکھے پلاؤ کو دیکھ رہی تھی۔ آشا نے ٹھنڈی سانس بھرتے چمچ بھر کر ان کے منہ تک لایا۔ وہ خوشی خوشی منہ کھولے پلاؤ کھانے لگی۔ آپ کے لیے یہ صحت بخش نہیں ہے، لیکن آج ہم ساتھ ہیں تو آپ کو اجازت مل رہی ہے۔ وہ نرمی سے بولا۔ وہ کم مسکراتا تھا لیکن اس کے چہرے پر ایک معصوم اور نرم تاثر ہمیشہ قائم رہتا تھا۔ اس کی گفتگو اور لہجہ ہمیشہ نرم رہتا تھا۔ ہاشر مجھ سے ملنے کب آئے گا؟ اچانک عثمان نے سوال کیا۔ ہاشر نے کباب کو ٹکڑوں میں توڑتے ماں کی جانب دیکھا۔ اسے اب اس سب کی عادت ہو چکی تھی۔ بہت جلد آئے گا۔ میں نے اسے کہا ہے کہ آپ اسے بہت یاد کرتی ہیں۔ آپ کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے اس کا فرض ہے کہ وہ آپ سے آ کر ملے، لیکن وہ کام میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں اس کے پاس تو 3 دن تک نہانے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ ہاشر نے پلاؤ منہ میں ڈالتے کہا۔ عظمیٰ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میرا شہر تو کتنا پیارا اور صاف ستھرا ہے، مجھ سے ہر بار ملنے آتا ہے، میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ بالکل، آپ کا شہری آپ کو واک پر لے جاتا ہے، آپ کو شاپنگ پر لے کر جاتا ہے۔ ہاشر نے دلیے کے باؤل کی جانب اشارہ کیا۔ عظمیٰ سر ہلا کر باؤل میں چمچ گھمانے لگی۔ شہری؟ جی مام۔ ہاشر ماں کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہارے ڈیڈ وہ کب آئیں گے؟ عثمان نے ایک اور سوال کیا۔ جب آپ یہ باؤل ختم کر لیں گی، ہاشر نے نرمی سے کہا۔ تم بہت جھوٹے ہو شہری۔ عثمان نے چمچ کی پشت ہاشر کے ہاتھ پر مار کر ہنستے ہوئے کہا۔ ہاشر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بالکل، آپ کا شہری بہت جھوٹا ہے۔ ہاشر نے ان کی توجہ پھر دلیا کے باؤل کی جانب مبذول کروائی۔ وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ ان کو کچھ کھلانا ہمیشہ جان جوخم کا کام ہوا کرتا تھا۔ وہ بار بار ایک جیسے سوال پوچھ کر کھانے سے کھیلتی رہتی تھی۔ شام نے ابھی پنکھ نہیں پھیلائے تھے۔ GFSR کی وسیع بلڈنگ میں معمول کے مطابق تمام کام جاری تھے۔ ہر شعبے میں یوں لگتا تھا جیسے سیکٹری کی سینکڑوں کی تعداد میں رپورٹ کام کر رہے ہوں۔ یہاں کا معمول اکثر دفاتر کے ماحول سے قدرے مختلف تھا۔ دفتن شیر کوٹ بازو میں ڈالے ڈینیل کے ساتھ چلتا،
GFSR की ऊपरी मंजिल तक जाने वाले लिफ्ट की तरफ बढ़ता दिखाई दिया, जहां VIP का बोर्ड लगा हुआ था। वहीं दो बावर्दी मुहाफिज भी खड़े थे, जो शेर को आता देखकर सीने पर हाथ रखते झुके। वेलकम मास्टर। थैंक यू। शेर ने जवाब देते लिफ्ट पर हाथ रखा। लिफ्ट खुलते ही वो अंदर दाखिल हुआ। जेट रेडी करवा लो, मैं फ्रेश होकर ऊपर आ जाऊंगा। शेर ने डैनियल की जानिब देखते कहा। लंच नहीं करेंगे मास्टर? डैनियल ने सवाल किया। नहीं, आइसक्रीम काफी है। शेर ने कोट की जेब से पॉकेट वॉच निकाली, जो सिल्वर रंग में थी। वो अपनी बनावट से एंटीक लग रही थी। शेर ने वक्त देखते डैनियल की जानिब देखा। मुझे 45 मिनट लगेंगे। ठीक है मास्टर। डैनियल ने अदब से कहा। शेर भी सर हिलाता दूसरी जानिब देखने लगा। वो इस स्ट्रीट का सबसे आखिरी रेस्टोरेंट था। वहां रश भी कम था और माहौल भी खुशगवार था। जन्नत के सामने जूस का गिलास रखा था। एलिया कहवा लिए बैठी थी। दफतन जन्नत का फोन इर्ताश करने लगा। ये पहली दफा नहीं था। इसका फोन काफी देर से यूं ही बज रहा था। फोन उठा क्यों नहीं रही हो? एलिया इस आवाज से तंग आकर बोली। डैड है। जरूर तुम्हारे बॉडीगार्ड ने फोन करके बताया होगा कि तुमने फिर इन्हें डॉज दे दिया है। एलिया तासुब से गर्दन हिलाते हुए बोली। ना, वो मास्क वाला मनहूस शख्स मेरे आसपास आता, ना वो मेरे डैड मेरे साथ ये बॉडीगार्ड्स रखते। कह तो तुम ऐसे रही हो जैसे इससे पहले तो तुम अकेली आने जाने के लिए आजाद थी। एलिया ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहकर दांत दिखाए। ऐसी पाबंदियां भी नहीं थी। काश शेर होता। फिर शेर? तुम कब इस ख्वाब से निकलोगी जन्नत? एलिया ने तुनक कर कहा। जन्नत ने ठंडी सांस ली। तुम समझती क्यों नहीं हो एली? क्या समझूं? क्या मैं वाकई इस बात को मानूं कि GFSR का डायरेक्टर तुम्हें जानता है? वो 15 साल पहले हमारे साथ रहता था। जन्नत चिढ़कर बोली। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम और क्या कहोगी। तुम्हारे साथ रहता था, तुम्हारे साथ स्कूल ब्रांच पढ़ता था, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता था, तुम्हें ये छलांगे लाते मुक्के चलाना भी उसी ने सिखाया था। यही ना? एलिया हमेशा की तरह उसकी बात मजाक में उड़ाते हुए बोले। तुम अच्छी तरह जानती हो डैड गोल्डन फॉक्स के फ्रंट मैन हैं। जन्नत चिढ़कर बोली। अच्छा तो बताओ, बचपन में कैसा दिखता था? तब भी ब्लैक ग्लव्स और ब्लैक मास्क पहनता था? एलिया मुस्कुराते हुए सवाल कर रही थी। वैसे तुम कहती हो वो मुसलमान है, राइट? लेकिन मैंने तो सुना है इसके जिस्म पर टैटू है। मुसलमान टैटूज तो नहीं बनाते। सर मुसलमान रखते हैं। वो भी मुस्लिम ही है। जन्नत मेज पर हाथ फेरते हुए बेचैनी से बोली। चलो, मान लेती हूँ तुम्हारी बात। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो तब तुम्हारे घर रहा हो सकता है नहीं, ऐसा ही हुआ था। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। जन्नत अफसर्दगी से बोली। लेकिन वो एक वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन और माफिया लीडर है। उसकी आवाज धीमी थी। जन्नत बेचैनी से रुख मोड़ गई। क्या तुम्हें लगता है 15 साल गुजारने के बाद भी उसे तुम याद होगी? बकौल तुम्हारे वो अमेरिका 1 साल तक रहा था। एलिया ने संजीदगी से सवाल किया। जन्नत का चेहरा उतर गया। वो एकदम खामोश सी हो गई। वो मुझे नहीं भूल सकता। जन्नत में आवाज बड़बड़ाई और फिर एलिया की जानिब देखा। भूलना तो नहीं चाहिए। उसकी बड़बड़ाहट धीमी पड़ती गई। लेकिन ये भी तो देखो, रूस जाने के बाद फकत 1 साल तक ही उसने तुम्हें ईमेल्स भेजी। मैं जवाब नहीं देती थी। जन्नत ने फौरन से कहा। वजह कोई भी हो, उसने ईमेल्स भेजना छोड़ दिया था। बकौल तुम्हारे? एलिया ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं कि मैं तो करती हूँ? करने लायक तो नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है वो शेर है यार। शेर है तो क्या मतलब है तुम्हारा? जन्नत चिढ़कर बोली। हमारी कम्युनिटी से जुड़ा हर शख्स ही जानता है कि वो कौन है जन्नत। मेरे डैड, तुम्हारे डैड, सब इसके इशारों के गुलाम हैं। हाँ, मानती हूँ तुम्हारे डैड से नहीं बनती उसकी। सब जानते हैं वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद कहाँ वो और कहाँ हम। और फिर हम सब ही जानते हैं कि वो और हेजल। तुम्हारी तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन तुम मुझे मायूस नहीं कर सकती। मैं मायूस नहीं कर रही, सिर्फ तुम्हें हकीकत बताना चाह रही हूँ। ऐसे ख्वाब ही क्यों देखती हो जिसकी ताबीर मुमकिन नहीं? हम जैसे लोग तो उसे दूर से देखना तक अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, मैं भी ये सोचती थी कि मैं कभी उसे देख पाऊँ, उससे मिलूँ। लेकिन हमें हमारे पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ को देखने का मौका ही तो मिल जाता है ना कभी-कभी। लेकिन वो ना ही कोई सेलिब्रिटी है, ना ही ऐसा शख्स जिसे देखने का आम लोगों को मौका मिलता हो। एलिया ने ठंडी सांस भरते कहा। जन्नत खामोशी से मेज को घूरती रही। डैड कह रहे थे, कलमदान में आम लोगों की एंट्री अगले 2 हफ्तों के लिए बंद है। शेर शारजा आ रहा है?
जन्नत का दिल एक पल को धड़कना भूल गया और वो झटके से मेज छोड़कर उठी। उसकी आंखों की चमक 10 गुना बढ़ गई थी। एलिया भी अपना बैग लिए उठी। हाँ, 2 हफ्तों के लिए। जन्नत के लबों में जुम्बिश हुई। हाँ, अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें शारजा से बाहर वेकेशंस पर भेजना चाहा, तो समझ लेना कि वो आ रहा है। तुम्हारे डैड हमेशा यही करते हैं। तुम और तुम्हारे डैड। एलिया शरारती अंदाज में हंसते हुए बोली। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैं कहती हूँ वो सच है। मेरी बनाई गई बात अफसानवी कहानी नहीं। क्या पता तुम्हारे डैड को डर हो कि शेर अमीश अंकल की दुश्मनी तुम्हें स्मगल करके निकालेगा। इसलिए जब जब वो शारजा आता है तुम्हारे डैड का वेकेशन प्लान आ जाता है। शट अप। जन्नत ने तुनक कर एलिया के हाथ पर थप्पड़ जड़ा। उसकी धड़कनें मामूल से हट चुकी थीं। चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। एलिया खामोशी से उसकी जानिब देखती रही। इस्लामाबाद के एक होटल का कमरा था जो नफासत और सादगी से सजा था। कमरे में ब्रिगेडियर उमर फारूक सोफे पर टेक लगाए बैठे थे। वो उधेड़ उम्र शख्स थे, कदरे फरमाइल थे, लेकिन शख्सियत मुतासिर कुन और बारोब थी। सामने की जानब कमांडर हाशिर खान बैठा दिखाई दे रहा था। सर पर वही स्याह एसएसजी के लोगों वाली कैप थी। स्याह टी शर्ट पर नस्वारी कलर का फौजी कोट था जिस पर नाम की प्लेट थी। इस पर हाशिर खान लिखा था। वो मुअद्दब और चौकस सा बैठा था। तुम्हारी वालदा कैसी हैं? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इनका मुझे मेरा मरहूम भाई समझना मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। हाशिर ने आम से अंदाज में कहा। अफसोस, तुम्हारी इतनी तवज्जो और याद दहानी भी इस अमर को बदलने में नाकाम रही। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? यही कि बार बार प्रेशर डालना उनकी जहनी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैंने इस पहलू पर समझौता कर लिया है। हाशिर अपने मखसूस धीमे अंदाज में बोला। अल्लाह बेहतर करे। आमीन। ये अचानक मीटिंग की क्या वजह है? हाशिर ने सवाल किया। मैं जानता हूँ तुम बहुत कम छुट्टियों पर जाते हो और हाल ही में तुमने एक पेचीदा केस पर मुसलसल कई महीने काम करके हमें कामयाबी से हमकनार किया है। लेकिन मौजूदा मसले और केस को मैं तुम्हारे अलावा किसी और के सुपुर्द नहीं करना चाहता। वो नरमी से कह रहे थे। इनका लहजा दोस्ताना और आसानियत भरा था। मुझे खुशी हुई कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। मजीद मेरा फ़र्ज़ है ये जिसे हर सूरत अदा करना मेरी इखलाकी और कौमी जिम्मेदारी है। वो पेशावराना मुस्कुराहट लिए एहतराम से बोला। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, जिम्मेदार और हमेशा मुल्क की खिदमत के लिए तैयार रहने वाला। मैं जब जब तुमसे मिलता मिलता हूँ मुझे मेरा बेटा याद आता है। वह मोहब्बत से बोले। हाशिर फ़कत नरमी से मुस्कुरा दिया। शायद ये तुम्हारी करियर का सबसे अहम और पेचीदा केस साबित हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे और कौम को मायूस नहीं करोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप मायूस ना हो। पिछले चंद सालों की निस्बत इस साल मंशियात और गैर कानूनी असलहा की स्मगलिंग में इजाफा हुआ है। अगवा की वारदात में भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन अहम मसला ये नहीं है। ब्रिगेडियर संजीदगी से बोले। मसला अरब अमारात में काम करने वाले लाखों पाकिस्तानी शहरी हैं जिनसे गैर कानूनी काम लिए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट्स हैं। मंशियात स्मगलिंग बड़े पैमाने पर, मनी लॉन्ड्रिंग। हम इन गरीब पाकिस्तानी जो वहाँ रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से इनकी चालबाजी में आकर खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये किस्से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों की भी हिफाजत करनी है। मैं समझ रहा हूँ। हाशिर ने इस बात में गर्दन हिलाई। बाकी ये रिपोर्ट है, तुम इसे पढ़ लो। कैप्टन मनान, कैप्टन हनैन, कैप्टन अरीब और कैप्टन तुबा आपको ज्वाइन करेंगी। कैप्टन अरीब और कैप्टन तुबा किस यूनिट से हैं? ब्रिगेडियर उमर आहिस्तगी से हंसा। हाशिर ने सवालिया अंदाज में गर्दन हिलाई। मुझे लगा तुम भी सवाल करोगे कि लड़की क्यों? बाकी टीम मेंबर्स का भी यही सवाल था। वो मुस्कुराए। हाशिर ने सर झटका। मुझे नहीं लगता मैं ऐसे सवालात करने का आदी हूँ। उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा। बाकी टीम मेंबर से तुम डिस्कस करना। ब्रीफ तो मैंने कर दिया है और बजट तुम मैनेज करोगे। खुदा का शुक्र है चीफ ने हमें इस बार एक अच्छा खासा बड़ा बजट दिया है। ये वाकई अच्छी बात है। कम से कम पिछली दफा की तरह मुझे मेरी तनख्वाह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हाशिर ने मुस्कुराते हुए तंज किया। तुम्हें बाद में रकम अदा कर दी गई थी। ब्रिगेडियर खफकी से बोले। बाद की बातें बाद की होती हैं सर। असल मसला पहले का मसला है। लिमिटेड बजट और बड़ा केस, वो भी एक महीने मुल्क में। उम्मीद है जल्दी बड़े रैंक पर बैठे अफसरान को फील्ड पर काम करने वाले जवानों पर रहम आ जाए। हाशिर ने कहते हुए अपना वॉलेट और मोबाइल उठाया। कॉफ़ी पी कर जाओ। ब्रिगेडियर ने दोस्ताना अंदाज में ऑफर की। केस पर कल से काम शुरू कर देना। नहीं, मैं आज से ही करूंगा। मुझे टीम मेंबर्स की प्रोफाइल्स भेज दें ताकि मैं इन सब से मिलकर काम का आगाज कर लूं। हमेशा की तरह तुम कभी नहीं बदलोगे। वो हंस दिए। क्या मुझे बदलना चाहिए?
हाशिर ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मुस्कुराते हुए इसके होंठों का एक जानिब का खिंचाव ने इसके चेहरे के तासुरात को एकदम तब्दील कर दिया था। उसके चेहरे की मासूमियत पल भर में किसी मनफी तासुर में जा चुकी थी। तुम्हारी ये शैतानी मुस्कुराहट तुम्हारे तंज का पोल खोल देती है कमांडर। माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने राजदारी से तंज नहीं किया। इसलिए ये ना कहें कि मेरे तंज का पोल खुल रहा है। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी चाहिए। ये बात कहने के बावजूद मुझसे बहस का आगाज करने वाले हर दफा आप ही होते हैं। चले, मैं निकलता हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वो नरमी से कहता बाहर की जाने बढ़ गया। ब्रिगेडियर मुस्कुराती नर्म निगाहों से उसकी पुश्त को देखते रहे। कोई इतना दिलचस्प और मुकम्मल कैसे हो सकता है? वो मोहब्बत से बुड़बुड़ाए। बेशक तुम पाकिस्तान से की सबसे कीमती मता हो। वो फखरिया अंदाज में बुड़बुड़ाए और उठकर दूसरी जानब बढ़ गए। कजान ततारिस्तान का एक खूबसूरत और बड़ा शहर है। ततारिस्तान रूस के अंदर मौजूद एक खुद मुख्तार रियासत है जिस पर ततारियों की हुकूमत है। इस वक्त शेर इसी शहर की खूबसूरत इमारत में मौजूद था। वो इमारत एक होटल की थी जिसमें GFSR का लोगो था। वो एक कदर वसी हाल था जहां दर्जनों कुर्सियां एक तवील मेज के गिर्द मौजूद थी। पिछली तरफ शीशे की दीवार थी जिसके पार एक खूबसूरत बाग और इसके ऐन अकब में खूबसूरत आबशार बह रही थी। ये मंजर इंतहाई महसूर कुन था। शेर आबशार को तकता आइसक्रीम खाने में मगन था। इसके अकब में वो सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी। वो दराज कर थी, सुर्ख सफेद रंगत की हामिद दिलकश और नौजवान लड़की। वो मेरीना थी। मेरीना एक ततारी मुसलमान थी जो इस होटल की CEO थी। उसे इस पोस्ट पर शेर ने रखा था। शेर उसे कई सालों से जानता था। इनमें अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी। तो तुम शारजा जा रहे हो? हाँ, मुझे ढेरों काम है वहाँ। लेकिन क्या तुम्हारी गजनफर से बात हुई? नहीं, मेरी उससे कोई खास बात नहीं हुई। जैसा कि तुम जानते हो हालात कैसे चल रहे हैं। वो भी आबशार को घूरते हुए बोली। अब ये मत कहना कि तुम मुझसे नहीं मिली हो। शेर ने तुनक कर उसकी जानिब देखा। मैं वाकई नहीं मिली हूँ, मरीना ने आहिस्तगी से कहा। कभी तो दिल चाहता है तुम्हारी गर्दन तोड़कर तुम्हें इस आबशार में जा फेंको। तुम किसी काम की नहीं हो। तुम जैसी नकारा औरत मैंने सारी जिंदगी नहीं देखी। शेर एकदम चिढ़कर बोला और आइसक्रीम का बाउल मेज पर रखकर जोरदार लात कुर्सी को रसीद करता इधर उधर टहलने लगा। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं मैं कर सकता हूँ। समझी तुम? कर सकता हूँ मैं। कौन होती हो तुम मुझे बताने वाली कि मुझे किस तरह बात करनी है तुमसे? वो दुरुस्तगी से कहता उसकी जानिब पलटा। मरीना ने सर झुका लिया। गज़नफ़र की वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ मरीना। मुझे मजबूर मत करो कि तुम पर कोई सख्ती करूँ। समझ गई तुम? अगर तुम काम नहीं कर सकती मुझे बता दो। मेरे पास मेरे कामों के लिए और भी लोग हैं। शेर ने मेज पर से अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर मिलाया। मेरी मीटिंग चंद मिनट में ख़त्म हो रही है और जेट रेडी रखो। मैं शारजा फ्लाई कर रहा हूँ 2 घंटे में। शेर मेरीना की तरफ गुस्सीली निगाह से देखता। फ़ोन पर डैनियल से कह रहा था। मेरीना घबराए अंदाज में हथेलियां मसल रही थी। मुझे एक और मौका दो प्लीज़। मेरीना ने घबराए अंदाज में कहा। शेर ने तंजिया अंदाज में गर्दन हिलाई। यही तुम्हारी सज़ा है कि तुम अपने बिगाड़े हुए काम को खुद सुधारोगी। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक मिस कॉल से उसे सेट कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। जानती हो क्यों? शेर अपने दस्ताने हाथों में डालता उसके करीब आया। मेरीना परेशान निगाहों से उसकी जानिब देखती रही। ताकि आइंदा तुम्हें ये याद रहे कि ये मकाम तुम्हें मेरी वजह से मिला है और इसको कायम रखने के लिए तुम्हें मेरे हर इशारे को संजीदगी से लेकर इस पर अपनी जान तक लगा देनी है। दौलत और ताकत ऐसे नहीं मिल जाती मैडम मरीना। मजीद एक हल्का जानता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। उसने गर्लफ्रेंड पर जोर देते हुए सख्ती से घूरा। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम सचमुच खुद को मेरी गर्लफ्रेंड समझना शुरू कर दो। शेर की सरगोशी खतरनाक हद तक सर्द थी। मरीना की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा हुई। वो बेख्तियार चंद कदम पीछे हटी। अब चाहे 10 दिन लगाओ, 20 दिन लगाओ, 100 लोग मरें या 1000, मुझे मेरा काम मुकम्मल चाहिए बगैर किसी गलती के। शेर ने अपना कोट उठाकर पहना। लेकिन मेरा कहीं लोगों से राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा। कुछ लोग बॉर्डर पर पकड़े गए हैं। ये मेरा मसला कभी भी नहीं था मरीना। इसकी ज़िम्मेदारी तुम लोगों पर है कि तुम लोग कितने काबिल लोगों को काम पर लगाते हो। तुम लोगों को मैंने हर सहूलत और टेक्नोलॉजी दी है। इसके बदले मुझे मेरा काम मुकम्मल चाहिए। नई लोग खरीदो, रास्ता तब्दील करो। 1000 दफ़ा बकवास की है कि एक रास्ता दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करना छोड़ दो। शेर बेहद गुस्से में था। मरीना घबराए अंदाज में उसकी जानिब देखती रही। जो लोग पकड़े गए हैं क्या वो अभी तक जिंदा हैं? नहीं,
साइनाइड पिल्स थी इनके पास, मेरीना ने आहिस्तगी से क्या कहा। आह! शेर ने जबड़ा भींचकर हथेली पर मुक्का रसीद किया। सिर्फ तुम जैसे लापरवाह लोगों की वजह से। ये तुम्हारा आखिरी मौका है मरीना। 1 महीना है तुम्हारे पास। मुझे अगले महीने की 10 तारीख तक गज़नफ़र की जानिब से कन्फ़र्मेशन कॉल रिसीव हो जानी चाहिए। वरना भूल जाओ कि ये होटल मज़ीद तुम्हारे हाथ में रहेगा या तुम मेरे साथ काम करोगी। वो गुस्सैले अंदाज में कहकर बाहर की जानिब बढ़ने लगा। उसके भारी जूतों की आवाज़ दूर होती गई। मरीना ने सख्ती से आंखें मीचकर चंद गहरी सांसें लीं और करीब रखी कुर्सी पर आ बैठी। उसने अपना सर थाम लिया था। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी कभी इस कदर नाकाबिले यकीन हो जाएगी। लेकिन डैड मुझे नहीं जाना कहीं भी, जन्नत ने बेज़ारी से कहा। वो जानती थी, अमिश उसे अचानक लंदन क्यों भेज रहा है। वो अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर काटती कह रही थी। उसके लहजे में खफकी, गुस्सा, बेबसी सब एक साथ ज़ाहिर था। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ जन्नत और मैं यकीनन तुम्हारी इस बचकाना बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मज़ीद मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम वहाँ जा रही हो या नहीं। यही तो मसला है कि आप कभी पूछते नहीं मुझसे, कभी भी नहीं। मेरी ज़िंदगी मेरी क्यों नहीं है डैड? क्यों आप इस पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं? मीलों से दूर रहकर भी आप कैसे मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या मैं कोई मशीन हूँ? वो तड़प कर चिल्लाई। तुम्हारी हिफाज़त। मेरी हिफाज़त। कम ऑन डैड, अगर आपको मेरी ही फ़िक्र होती, तो आज आप इस स्याह दुनिया में रहते ही क्यों? ना आज आप इस फ़ज़ूल कारोबार में होते, ना मेरी मॉम का मर्डर होता, ना मैं आज ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रही होती। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। कम से कम अब मुझे एक सुकून भरी ज़िंदगी गुज़ारने दें, मेरी मर्ज़ी से। जन्नत ने चिल्लाकर कहते फ़ोन बंद किया और पलंग पर पटक दिया। उसका चेहरा गुस्से और बेबसी से सुर्ख हो रहा था। उसने ज़ब्त से निचला लब दांतों में दबाया और धप से पलंग पर गिरकर आंखें सख्ती से मींच लीं। इसकी आंखों के किनारों से आंसुओं के मोटे कतरे निकलकर कनपटी से होते इसके बालों में जज्ब होते गए। कुछ ही देर गुजरी थी जब इसके कमरे का दरवाज़ा बजा। मेरे कमरे में दाखिल होने की कोशिश भी ना करे कोई, वो गुस्से से चिल्लाई। लेकिन इसकी चीख बेफायदा रही थी। एक अधेड़ उम्र खातून खामोशी से अंदर दाखिल हुई और इसके ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ने लगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, जन्नत ने उसे घूरते हुए कहा। माफ़ कीजिएगा, लेकिन अमीर साहब का हुक्म है। अगर आप आधे घंटे में फ़्लाइट नहीं लेंगी, तो मजबूरन उन्हें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम सबको अल्लाह पूछेगा। वो धाड़ी और झटके से उठकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। सुबह के 11 बजे थे। शारजाह का मौसम खासा खुनक और धुंध भरा था। फ़िज़ा में हर जानब गहरी धुंध छाई हुई थी। जन्नत अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। इसका कमरा हवादार था। बड़ी-बड़ी खिड़कियों पर ऊंचाई पर सुरमई पर्दे थे। कमरे की अगली दीवार से आती जिस पर सफ़ेद रंग के फूल बने हुए थे। दाएं-बाएं की दीवारें सादी थीं। एक दीवार पर हर जानब लकड़ी के रैक थे जिस पर रंगीन किताबें थीं। वो किताबें सैकड़ों की तादाद में थीं। बाएं जाने वाली दीवार पर एक तरफ सफ़ेद बोर्ड था जिस पर कुछ तस्वीर लटकी थीं। कुछ सफ़ेद रंग की प्रिंटेड तस्वीर थी। करीब से देखने पर ही खबर हो पाती थी कि वो दरअसल अंग्रेज़ी में लिखी गई कई ईमेल्स थीं, जिन्हें यहाँ लगाया गया है। हर ईमेल के नीचे शेर लिखा हुआ था। वहाँ इसकी और शेर की चंद तस्वीर थीं, जो 15 साल पुरानी थीं। कुछ तस्वीर अभी अभी की थी जिन्हें उसने एक प्राइवेट ग्रुप से हासिल किया था। कमरा मुनफरिद अंदाज से सजा हुआ था। बिल्कुल इसी अंदाज में जैसे घर के दीगर हिस्से सजाए गए थे। दफ़्तर उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। मिस जन्नत, फ्लाइट का टाइम होने वाला है। गाड़ी तैयार है। उधेड़ उम्र मुलाज़िमा ने उसे आवाज़ दी। जन्नत ने थकन-ज़दा सांस खारिज की और उठकर बाहर की जानिब बढ़ गई। इसका अंदाज़ गुस्सीला और जारहाना था। उसे बाहर की जानिब जाता देखकर एक मुलाज़िम इसके कमरे की जानिब बढ़ा और वहाँ से उसका सामान उठा लाया। जन्नत खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी ज़िद और एहतजाज बेकार था। उसकी नहीं सुनी जानी थी। उसके चेहरे पर बज़ाहिर गुस्सा था, लेकिन वो अंदर से बुरी तरह बिखरी हुई थी। इस्लामाबाद के कदरे खामोश और गैर आबाद इलाके में ये 6 मंजिला इमारत थी। आसपास की इमारतों में कदरे ज़्यादा फासला था। शाम का पहर था, सर्द हवाएं चल रही थीं। बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था। यह इमारत की छठी मंजिल पर वाक़या अपार्टमेंट था, जिसके लिविंग रूम में वो 5 अफराद मौजूद थे। हाशिर सामने की जानिब बैठा था। सफ़ेद टी-शर्ट और स्याह ट्राउज़र्स, पैरों में नरम चप्पल थी। उसने कुछ देर कबल ही मेज़ पर कॉफ़ी के मग लाकर रखे थे। सामने वो चारों बैठे थे। सामने डबल सीटर पर कैप्टन हनैन और अरीब थे। दाएं जानब कैप्टन तुबा, बाएं जानब कैप्टन मनान थे। कैप्टन हनैन सांवली रंगत का खुशशक्ल नौजवान था। हाशिर हेडक्वार्टर्स में कई दफ़ा कैप्टन हनैन और मनान से मिल चुका था।
वो दोनों ही इससे अच्छी तरह वाकिफ थे, जबकि अरीब और तूबा कराची और लाहौर के थे। अरीब का ताल्लुक कराची, जबकि तूबा लाहौर से आई थी। यकीनन ब्रिगेडियर ने आप लोगों को ब्रीफ कर दिया था। मैं आप लोगों को इस केस में हेड करूंगा। मेरा नाम हाशिर खान है। मैं एसएसडी से हूँ, लेकिन मेरा आर्मी के तमाम फील्ड्स में कुछ ना कुछ तजुर्बा है। सो मुझे उम्मीद है हम एक अच्छी टीम बनकर इस केस को हल करेंगे। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर अरीब, आप अपना तारुफ करवाइए। हाशिर ने कैप्टन अरीब की जानिब देखते नरमी से कहा। मैं कैप्टन अरीब हूँ। मेरा ताल्लुक कराची से है। मैंने हाल ही में कराची में रेलवे लाइन धमाके की रिपोर्ट फाइनल करके हेडक्वार्टर अरसाल की थी, जिसके बाद मुझे ब्रिगेडियर उमर ने इस्लामाबाद आने का ऑर्डर दिया। आपके बारे में बहुत सुना है कमांडर। मुझे खुशी है कि आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। वो मुस्कुराते हुए खुश इखलाकी से बोला। हाशिर ने गैर महसूसी मुस्कुराहट जाहिर की। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी और मुझे आपका काम करने का अंदाज बहुत पसंद आया। आपने जिस तरह बारीकी से हर मामले को गहराई से जांचा और रिपोर्ट तैयार करते वक्त तमाम पहलुओं को सफाई से पेश किया। मैं खुद आपसे मिलकर आपके साथ काम करना चाहता था। मुझे यकीन है आपका मुशाहिदा हमारे लिए मददगार साबित होगा। हाशिर ने दोस्ताना अंदाज में कहा। तुबा इन सबसे आखिर में पहुंची थी। उसे यहाँ आकर हकीकतन घबराहट हो रही थी। माहौल में कदरे खामोशी थी और वो इतनी खामोशी की आदी नहीं थी। उसकी निगाह बार बार सामने बैठे गैर मामूली तौर पर कदरे भारी भरकम और तवील कामद कमांडर पर जा ठहरती थी। जब जब वो बोलता वो बेख्तियार उसे देखे जाती। सिर्फ वही नहीं, कैप्टन हनैन और मनान का भी यही हाल था। वो चारों उसे मुसलसल तक रहे थे, लेकिन हाशिर को उसकी आदत थी, इसलिए वो आम से अंदाज में बैठा था। मैं कैप्टन हनैन हूँ। जी, आप दोनों को मैं जानता हूँ। हाशिर ने कैप्टन हनैन और मनान की जानिब देखा और फिर तुबा की जानिब देखा, जो जामुनी रंग के बालों से खेलने की अदाकारी करने लगी। हाशिर ने आंखें सकेड़ कर इसका जायजा लिया। वो इसकी जानिब मुतवज्जह होने के बावजूद खुद को अनजान जाहिर करने की अदाकारी कर रही थी। हाशिर मन ही मन में उसके बचपने पर हैरान हुआ। साफ रंगत और फूले गालों वाली वो भरी जिसामत की हामिल थी। यूँ कहना बेहतर था कि वो सेहतमंद थी, लेकिन मोटी नहीं थी। उसके नाखून भी बड़े हुए थे, जिन पर स्याह नाखून पॉलिश लगी थी। मिस तूबा, हाशिर ने खुद से उसे मुखातिब किया। उसका अंदाज नरम था। उसने चौंकने की अदाकारी करते हाशिर की जानिब सवालिया अंदाज में देखा। बाकी तीनों भी अब उसकी जानिब कोफ्त से देखा। आप क्या अपना तारुफ करवाएंगी? मैं कैप्टन तूबा अजीज हूँ। मेरे वालिद दादा परदादा सब पाकिस्तानी फौज में बड़े ओहदों पर खिदमात सर अंजाम देते रहे। आप कर्नल अजीज, मेरी टीम में काम करते हुए आप कोई किसी का बेटा, बाप, दादा या परदादा नहीं है। यहाँ सब पाकिस्तान के बच्चे हैं, इसलिए मुझे अपने रिश्तेदारों की तरफ तारुफ की नहीं, अपनी काबिलियत बताएं। हाशिर ने उसे नरमी से टोका। ओह, सॉरी। वो खफ्त से सुर्ख होती बोली। कैप्टन तुबा, मैं 3 ऑप्शंस पर काम कर रही हूँ। ब्लैक बेल्टेड हूँ, आईटी चैंपियन। 2 साल मैंने जापान में होने वाली एक चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। मजीद आईटी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। हाशिर ने मुतासिरकुन अंदाज में गर्दन हिलाई। बेहतरीन। मजीद आपको वर्कआउट की ज़रूरत है और कोशिश करें ये हेयर डाइज और रंग बिरंगी नाखून ज़ाहिर न हो। ऑन ड्यूटी, आप सबकी पर्सनल लाइफ मेरा मसला नहीं है, लेकिन जब आप ऑन ड्यूटी पर हैं तो कवायद और ज़वाबित का ख्याल रखना लाजमी है। उसने बात मुकम्मल करते कॉफ़ी का घूंट भरा। बाकी सब ने तायद करते गर्दन हिलाई, जबकि अरीब तुबा के तासुरात देखने लगा। वर्कआउट? सीरियसली? कमांडर हाशिर ने मुझे मोटी कहा। वो चिड़चिड़े अंदाज में वह आवाज बुड़बड़ाई। कैप्टन अरीब ने बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त करते हाशिर की जानब देखा, जिसने तुबा की बड़बड़ाहट को नजरअंदाज कर दिया था। कैप्टन मनान और हुनैन तुबा की बड़बड़ाहट पर खफ से गर्दन खुजाते एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। एक ही यूनिट के होते वो दोनों अच्छे दोस्त थे। ये शारजा के रेगिस्तानी इलाके में वाक़ एक बेहद वसी और इस होटल कलमदाद था, जिसकी छत पर इस पहर हेलीपैड के आसपास कई बावर्दी मुहाफिज और शारजा में काम करने वाले जीएफएसआर के दीगर ओहदेदार शेर को खुशामदीद कहने के लिए खड़े थे। दफतन फिजार में दूर से सयाह हेलीकॉप्टर जाहिर हुआ, जिस पर सफ़ेद शेर का सर बना हुआ था। हेलीकॉप्टर जाहिर होते ही तमाम लोग चौकस हुए। सबने कदमों को पीछे खींच लिया और सर झुकाए खड़े हुए। हेलीकॉप्टर की तेज कानों की चीरती आवाज करीब आती महसूस हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हेलीकॉप्टर नीचे आता गया, यहाँ तक कि हेलीपैड पर आकर लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर का गेट खुलते ही शेर चिस्त लगाता नीचे उतरा। खुशामदीद जनाब।
وہ سب یکے بعد دیگرے اس کے قریب آتے سر جھکاتے ہاتھ ملاتے گئے۔ ان سب سے ہاتھ ملانے کے دوران شیر دستانے پہنا رہا۔ سب کو سنجیدہ چہرے سے جواب دیتا وہ ڈینیل کو اشارہ کرتا لفٹ کی جانب بڑھا۔ وہ بھی اس کے عقب میں لپکے تھے۔ میرا لیپ ٹاپ میرے اپارٹمنٹ میں سیٹ کر دو، چینج کر کے یہاں کچھ ضروری کام کروں گا، اس کے بعد اسٹاف وزٹ۔ شیر نے ڈینیل کو ہدایت دیتے دستانے اتارتے لفٹ میں قدم رکھا۔ آج 6 دسمبر ہے جی ماسٹر، ڈینیل نے اس بات میں گردن ہلائی۔ امر شارجہ آیا ہے؟ شیر نے گوٹ کی جیب سے اپنی پاکٹ واچ نکالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، نہ آنے کا ارادہ ہے، ڈینیل نے بتایا۔ 2 گھنٹے میں الکسائز چلنا ہے۔ جی لیکن وہ تو قبرستان ہے۔ ہاں وہیں جانا ہے۔ شیر نے لفٹ رکنے پر قدم باہر رکھا۔ ڈینیل الجھا اور شیر کی جانب دیکھا۔ لیکن کیوں؟ امش کی قبر کے لیے زمین خریدنے ہیں، شیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈینیل کا چہرہ یکدم سفید پڑا۔ کیا مطلب ماسٹر؟ ڈینیل نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہیں نہیں لگتا تم بہت زیادہ سوال کرنے لگے ہو؟ معذرت چاہتا ہوں ماسٹر، ڈینیل نے شرمندگی سے سر جھکاتے ندامت ظاہر کی۔ کبھی کچھ اور بھی چاہ لیا کرو۔ شیر نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور اپنے اپارٹمنٹ کے گیٹ کے قریب لگی مشین پر اپنا انگوٹھا لگانے کے بعد جیب سے رومال نکال کر تھم مشین کو صاف کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس معاملے میں ہمیشہ احتیاط سے کام لیتا تھا۔ ڈینیل بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا تھا۔ رات کا پہر تھا۔ اسلام آباد میں معمول کے مطابق سردی پڑ رہی تھی۔ موسم انتہا کی سردی اور خشکی لیے ہوئے تھا۔ حاشر اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسے تمام ضروری چیزیں اور اپنا پلان ایک ڈرافٹ میں لکھ لیا تھا۔ اب وہ شارجہ میں موجود اپنے ایکٹیو ایجنٹس کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ حاشر نے فون کے بجائے قریب رکھا مائکرو فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ جی مصطبہ، حاشر کا دھیان کمپیوٹر اسکرین پر تھا۔ کمانڈر، کیا آپ کے پاس 2 منٹ ہیں؟ توبہ نے فون کان سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ دراصل مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، وہ ذرا سا ہچکچائی۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ حاشر کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ پہلی بات، میں 8 ماہ قبل ایک آپریشن کے دوران زخمی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں چھٹیوں پر تھی، اس لیے تجرباتی طور پر میں نے بالوں کو ڈائی کیا تھا کیونکہ جامنی میرا پسندیدہ کلر ہے۔ حاشر نے تعصب سے گردن جھٹک کر نفی میں گردن ہلائی۔ مس طوبہ، آپ کی ذاتی پسند ناپسند سے میرا کوئی تعلق نہیں، براہ راست مدعے پر آئیں۔ حاشر نے اسے نرمی سے ٹوکا۔ بی پروفیشنل کمانڈر، ابھی 2 منٹ میں سے 1 منٹ گزرا ہے، مجھے میری بات مکمل کرنے دیں۔ وہ تپ کر بولی۔ حاشر نے لب بھینچ کر اسبات میں گردن ہلائی۔ آگے بڑھیں۔ وہ اس کے تیز لہجے پر ذرا بیزاریت سے بولا۔ اسی دوران میں نے بالوں کو ڈائی کیا تھا، ورنہ آن ڈیوٹی میں ایک منظم اور پیشہ ور لڑکی ہوں، اصول و ضوابط کا خیال رکھتی ہوں۔ 8 ماہ کی چھٹیوں کے دوران میں نے ہی ویٹ گین کیا تھا، لیکن فکر مت کریں، جلد ہی میں بالکل فٹ نظر آؤں گی۔ مکمل صحت یابی کے بعد ہی واپس آئی ہے نا؟ فٹنس ٹیسٹ پاس کیا تھا نا؟ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے سوال کیا۔ جی ہاں، میں فٹنس ٹیسٹ پاس کر کے آئی ہوں۔ ایک اور بات، میرا چہرہ قدرتی طور پر گول ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں موٹی ہوں۔ میری قابلیت پر حسد کر کے آپ کو مجھ پر پرسنل اٹیک کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ غصیلے لہجے میں کہتی حاشر کو حیران کر گئی۔ اس کی آنکھیں سکڑیں۔ حسد کی وجہ سے پرسنل اٹیک کر رہا تھا میں؟ حاشر نے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا۔ جی بالکل، وہ تنک کر بولی۔ مزید کچھ کہنا ہے؟ حاشر نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر تھی، اس لیے آپ کو جواب نہیں دے سکتی تھی۔ 2 منٹ پورے ہوئے، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کرتے ہاتھ میں پکڑے ٹائمر کو دیکھا۔ ہاں، میں نے پورے 2 منٹ میں بات مکمل کر لی۔ کتنی سمارٹ ہوں میں۔ وہ خوشی سے بڑبڑائی اور ٹریک پر دوڑنے لگی۔ عجیب وائرس قسم کی لڑکی ہے، حاشر نے بڑبڑاتے ہوئے کان سے مائکرو فون نکال کر میز پر رکھا اور اپنا کام جاری کرنے لگا۔